तैयारी जीत की या कहे तैयारी बैंकर बनने की। जी हां, आज का जो ये एपिसोड है, आज का ये जो सेशन है, इसमें बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि फाइनली बैंकर बना कैसे जाता है, कौन से वो प्रोसेस होते हैं जिनको पार करने के बाद हम बैंकर बनते हैं, क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है वहां पर, और क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। सब कुछ चीजों को हम लोग यहां पर बेसिकली डिस्कस करने आ गए हैं आपके सामने। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि आखिर बैंकर बना कैसे जाता है। ऑलराइट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन किया होगा, या यूं कहें कि कुछ बच्चे ग्रेजुएशन से ही प्रिपरेशन को रेडी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यहां पर उन सारी की सारी बातों में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक कैंडिडेट जो कि कुछ नहीं होता, वो बैंकर बनकर अपनी इज्जत को कैसे बनाता है, अपने मोहल्ले पड़ोस वाले में, अपने कलीग्स में, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, अपने रिलेटिव्स में कैसे एक इज्जतदार बन जाता है ना। और लोग कहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी पीओ बन चुकी है। ऑलराइट, चल तो शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर बैंक की, तो एक हमारा आईबीपीएस है और एक हमारा है आरआरबी। बाकी बात करें तो जैसे एसबीआई है, वो आपका अलग से एग्जाम कराता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, ये अलग से एग्जाम कराता है। और बहुत सारे बैंक भी ऐसे हैं जो अलग से भी एग्जाम कराते हैं और वो आईबीपीएस और आरआरबी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक होता है। यानी यहां पर हम लोग बात करते हैं ग्रामीण बैंक की। ग्रामीण बैंक जो हमारे गांव से रिलेटेड बैंक होते हैं, लेकिन ये शहरों में भी होते हैं। ठीक है, मतलब सब जगह होते हैं, लेकिन इनको बेसिकली हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक। ऑलराइट, बाकी जितने बैंक आते हैं, पीएसयू बैंक जितने भी होते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो सारे के सारे हमारे आईबीपीएस से हम लोग सिलेक्ट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे के सारे बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे में इसमें जाते हैं। यहां पर जैसे आर्यावर्त बैंक हो गया, इसमें हम आरआरबी के थ्रू जाते हैं। बाकी एसबीआई, आईबीपीएस से आपका एसबीआई में सिलेक्शन नहीं होता है। ये एसबीआई हम अपने एग्जाम इंडिविजुअल अलग से कराता है और आरबीआई भी अपने एग्जाम्स अलग से कराता है। तो बेसिकली आज हम जानने वाले हैं आईबीपीएस और आरआरबी से रिलेटेड चीजें। अब यहां पर अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहां पर जो भी एग्जाम है, चाहे वो आईबीपीएस का हो या आरआरबी का हो, अगर हम बेसिकली देखें किस किस पोस्ट के लिए होता है, वैसे तो यहां पर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस भी मांगता है। मतलब आप या तो पहले से एम्प्लॉय हो बैंक के, या तो आपको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जिसके पास कोई अभी जॉब है ही नहीं, है ना। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देयर आर दो यहां पर बनते हैं। क्या क्या बनते हैं भाई, एक हमारा बनता है क्लर्क और एक बनता हमारा पीओ। ठीक है, क्लर्क को बहुत जगह ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और पीओ को ऑफिसर स्केल 1 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एलिजिबल होते हो क्लर्क और पीओ के लिए। अब क्लर्क और पीओ के लिए हम एलिजिबल तो हो गए, लेकिन उसमें हमें किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, किस किस स्टेप्स से गुजरना है, आइए बात करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले चलते हैं आरआरबी क्लर्क की तरफ। अगर हम लोग यहां पर आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं, तो अगर आप आरआरबी क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रीजनल रूरल बैंक ही ऐसा है जो 18 साल जिसकी भी एज है उसको मौका देता है बैंक में क्लर्क बनने का। ऑलराइट, और मैक्सिमम एज जो इसकी है ये 28 ईयर्स की है। इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सर 3rd ईयर में है या हम 4th ईयर में है तो क्या हम इसका एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है।
ठीक है। और जो भी हमारे आरआरबीज के एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्लैरिकल के एग्जाम होते हैं, बेसिकली वो चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो आरआरबीज का हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स स्टेट लेवल में होते हैं, स्टेट लेवल वाइज होते हैं, यानी स्टेट लेवल की उनकी कट ऑफ आती है। लेकिन अगर हम बात करें पीओ की, ठीक है, तो पीओ की अगर हम बात करते हैं तो पीओ के जो भी हमारे कट ऑफ आते हैं वो हमारे पूरा का पूरा सेंट्रल में आता है। ऑलराइट, चल उसके बाद अगर हम देखें तो लोकल लैंग्वेज आना आपको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु से फॉर्म भर दें और आप यूपी के हैं फिर आपको वहां की लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप डेफिनेटली बाहर हो जाओगे, क्योंकि एलपीटी टेस्ट भी एक बाद में होता है आपका। उसके बाद आपको कंप्यूटर की, नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम गए, हम कह रहे हमको तो बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर हमारे देयर आर 2 टेस्ट। पहले तो हमारा होता है, बोलते हैं प्रीलिम्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है क्या, मेंस। 2 हमारे स्टेज हैं, ठीक है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स के आते हैं, और यहां पर आपको 45 मिनट्स का टाइम अलॉट होता है। और यहां पर 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज रीजनिंग एंड क्वांट। रीजनिंग के यहां पर 40 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे 40 मार्क्स के होते हैं, और क्वांट के भी 40 क्वेश्चंस होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। और ओवरऑल मतलब इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि आपको इतनी देर में क्वांट करना है या इतनी देर में आपको रीजनिंग करनी है। ओवरऑल जो इसका हमारा टाइम है वो कितना है, 45 मिनट। और यहां पर निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, मतलब अगर आप यहां पर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की यानी 1/4 की देखने को मिलती है। हाँ, बहुत सारी शिफ्ट में ये होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है और उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है हमारे मार्क्स में। ऑलराइट, ये जो हमारा होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको रीजनिंग और क्वांट दोनों का ही कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ, देखो कट ऑफ क्या है, कट ऑफ होते हैं, पहले तो होते हैं सेक्शनल यानी सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद एक होता है मेन कट ऑफ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो दोनों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अगर आप दोनों का सेक्शनल क्रॉस कर लेते हो तब आपको फाइनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, एंड दिस इज ओनली क्वालिफाइंग, है ना। इसका नंबर मेंस में इंक्लूड नहीं होता है, मेंस में इसका नंबर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया है और उस कट ऑफ को, उस दायरे को अगर आपने पार कर लिया है तो डेफिनेटली आप एप्लीकेबल हो जाते हो मेंस देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब मेंस का एग्जाम होता है तो मेंस के एग्जाम में प्रीलिम्स का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता, उसका अलग से पेपर होगा जिसमें आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके जो मार्क्स होते हैं वो 50, यानी अगर मैं बोलूं तो एक क्वेश्चन हमारा 1.25 मार्क्स का देखने को मिलता है। जीए की बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के यानी 1 नंबर का। क्वांट की बात करूं तो यहां पर भी हमें 1.25 का देखने को मिलता है, बिकॉज 40 क्वेश्चंस हमें 50 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश करो या आप हिंदी, कोई भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वहां पर 40 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, और कंप्यूटर के भी यहां पर 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स के होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं 0.5 मार्क्स का एक होता है। इसमें भी सेक्शनल नहीं होता, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। आरआरबी की यही एक खासियत है कि आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। तो आपको सबका कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा पहले, और उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ बन रही है अगर आप उससे पार जाते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाते हो। बिकॉज यहां पर क्लैरिकल लेवल में अगर मैं कहीं भी बात करूं, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो या वो एसबीआई क्लर्क हो या वो आरबीआई असिस्टेंट हो या वो आरआरबी क्लर्क हो, कहीं पर भी इंटरव्यू की नीड नहीं होती ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑलराइट, तो यहां पर आपको ओवरऑल 2 घंटे देखने को मिलता है, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, और 2 घंटे में आपके 200 क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। और इसी एग्जाम के बेसिस पे, इसी पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ऑलराइट, अगर हम इसी में आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो पीओ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। पीओ में जो एज रखी गई है वो 18 से ही स्टार्ट की गई है, 32 साल तक,
ठीक है। और यहां पर भी आपका ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएट होना मस्ट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर कैटेगरी वाइज का अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज में चाहे अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 इयर्स का, और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, यहां पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ऑलराइट, तो वो तो अलग केस हो गया, खैर, है ना। और फीस की भी बात करें तो फीस जो फॉर्म फिलिंग की होती है वो 850 लास्ट ईयर थी। जनरल एंड अनरिजर्व बोलते हैं जनरल को, है ना, UR लिखा होता है। और ओबीसी के लिए, बाकी SC ST के लिए आई थिंक 150 रुपीज थी, है ना, 100 या 150 ऐसा कुछ था। वो चेंज हो भी सकती है, पहले तो 600 रुपए लगा करती थी एक टाइम पे। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें तो इसका भी सेम टू सेम डिट्टो वही है कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 मार्क्स के हैं और 40 क्वेश्चन क्वांट के 40 मार्क्स के हैं। टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के हैं और 45 मिनट यहां पर कंज्यूम कर रहा है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और मेंस का अगर देखें तो बिल्कुल डिट्टो जैसे प्रीलिम्स का है वैसा ही मेंस का बिल्कुल पैटर्न दिया गया है। सेम सब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैं बताऊंगा अभी कि इनके कोर्स में सब्जेक्ट में है क्या क्या, है ना। यहां पर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 40 40 20 ऐसा होता है। और अगर आप इसमें कट ऑफ को निकाल लेते हो उसके बाद उसके बाद आपका सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पीओ है। तो पीओ में बेसिकली 3 लेवल है। पहले लेवल में हमारा प्रीलिम्स है जो कि क्वालिफाइंग है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मेंस का एग्जाम देने को मिलता है। अभी मैं कट ऑफ एंड ऑल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसके लिए किसी और वीडियो में ले लेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप क्वालिफाई करते हो मेंस को तो, ठीक है। अब अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या है अगर हम उसमें देखें तो कह रहा है आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू होता है वो रिक्रूटमेंट का लास्ट प्रोसेस होता है। और यहां पर जो हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है ये 100 मार्क्स का देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमें 100 मार्क्स का देखने को मिलता है। ऑलराइट, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो ये 40 मार्क्स होते हैं, यानी 40 से कम नहीं होने चाहिए, यानी 40 उसकी कट ऑफ है। अगर 40 से कम है तो फिर आपका मेंस में कितना भी अच्छा स्कोर हो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो गई नहीं। और अगर हम SC ST की बात करें तो यहां पर 35 मार्क्स होते हैं, 35 नंबर आपके होना मस्ट है यहां पर। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें कि रेशियो क्या रहता है तो आपकी जो मार्किंग है उसको हम 80:20, यानी जो भी हमारे मेंस के मार्क्स है, जो भी हमारे मेंस के मार्क्स है, ओवरऑल 100 में कट ऑफ आता है, ठीक है, जो भी हमारे मेंस के मार्क्स हैं यानी 200 उसको 80 के टर्म में रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो यहां पर 100 मार्क्स है उसे 20 के रेशियो में कन्वर्ट करके ओवरऑल आपका 100 में स्कोर बनाया जाता है। और अगर आप उसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आप आ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाते हो और आरआरबी पीओ की कुर्सी आपकी हो जाती है। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की। अच्छा, यहां पर आरआरबी क्लर्क में एक फायदा यह है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश से दूर भागते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वहां पर हिंदी का ऑप्शन है, आप हिंदी देकर अपना अच्छा कर सकते हो। और वहां पर जो मेन टारगेट किया जा रहा है वो आपकी क्वांट और रीजनिंग को किया जा रहा है, बिकॉज अच्छा खासा वेटेज देखने को वहां पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की तो इसकी जो एज है ये आप देख सकते हो 20 ईयर्स से स्टार्ट होती है। वहां पर 18 था लेकिन यहां पर 20 साल से। और ये एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क काफी हद तक सिमिलर पूरा का पूरा पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऐसे ही पीओ में भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रहता है, मतलब मेंस के एग्जाम में, ठीक है। उसकी कभी हम एसबीआई की भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसे एग्जाम को लेके आए हैं जो जिसमें ज्यादातर वैकेंसीज आती हैं हमारी। जैसे हम यहां पर बात करें तो जो आईबीपीएस का एग्जाम होता है दैट कंसिस्ट 100 मार्क्स, दैट इज 100 क्वेश्चंस एंड सेक्शनल टाइमिंग होती है। यहां पर इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आते हैं जिसके लिए 20 मिनट का टाइम होता है। क्वांट के क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते हैं जो 35 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए भी 20 मिनट का टाइम होता है। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के जिसके लिए भी 20 मिनट का टाइम होता है। और ओवरऑल आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है, यानी यहां पर सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है कि आपको 20 मिनट से ज्यादा का नहीं मिलने वाला है, 20 मिनट का ही मिलने वाला है। समझ में आ रही बात? 20 मिनट ही आपको मिलने वाला। ओवरऑल आप 100 क्वेश्चंस करते हो जिसके लिए आपके 100 मार्क्स अलॉट होते हैं। अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो देयर आर ओनली 2 प्रोसेस, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस।
अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो, ये क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। ऑलराइट, अच्छा सेक्शनल कट ऑफ किसमें नहीं होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सेक्शनल कट ऑफ हमारी एसबीआई में नहीं होती है। जैसे यहां पर सब्जेक्ट में क्लियर करना जरूरी है फिर बैंक कट ऑफ, लेकिन एसबीआई आपको ऐसी क्या कहते हैं लीनियंसी देता है कि वो कहता है आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल लो, ठीक है। आप अगर किसी सब्जेक्ट में कम लाए हो तो चलो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर थोड़ा अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक है तो मेंस में थोड़ा एडवांटेज मिलता है, प्रीलिम्स में तो नहीं मिलता। प्रीलिम्स में तो सब क्लियर हो ही जाता है, ठीक है, अगर आप क्लियर हो तो। प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद जो मेंस का एग्जाम है वो आप देख सकते हो। यहां पर जीए के 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर के देखने को मिलते हैं, जिसके लिए 35 मिनट्स अलॉटेड है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जिसके 35 मिनट्स अलॉटेड है। रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा जरूर है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट देखने को नहीं मिलता। एक दो क्वेश्चन कभी आ जाए तो बात अलग है ना, बाकी देखने को नहीं मिलता है। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं और यहां पर 45 मिनट्स का मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा यहां पर रीजनिंग आती है। और उसके बाद क्वांट की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहते हैं, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम यहां पर मिलता है। ओवरऑल बात करें तो देयर आर 190 क्वेश्चंस, 190 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको मार्क्स अलॉटेड होते हैं 200। लेकिन यहां पर अगर हम टाइम की बात करें तो दिस इज 2 hours 40 मिनट्स, दैट इज 160 मिनट आपको ओवरऑल टाइम मिलता है। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो आप फिर डायरेक्ट, फिर कुछ नहीं होना है, फिर डीबी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आप कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हो कि आपने जितने मार्क्स अपने लिखे हैं उतने है भी कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार हमारा वो होता है, देन आफ्टर सब कुछ हो जाता है। आगे अगर हम यहां पर बात करें पीओ की, तो पीओ की जो एज लिमिट है वो 21 से स्टार्ट होती है, 40 तक लिखी जरूर है, क्योंकि ऑफिसर स्केल 2 and 3 में कुछ पोस्ट में हमारा ये एज होती है, ठीक है। बाकी अगर हम ओवरऑल एज की बात करें तो ओवरऑल एज जो है वो 30 ईयर्स है, और बाकी जो रिलैक्सेशन हमको मिल जाता है। बैचलर डिग्री इसके लिए होना चाहिए। एंड प्रोसेस यहां पर 3 है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, अगर क्लियर होता है तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं। उसके बाद आपका मेंस होगा एंड थर्ड वन विल बी इंटरव्यू। थर्ड आपका इंटरव्यू देखने को मिलता है। प्रोसेस की बात करें, जैसा आईबीपीएस क्लर्क का आया था हूबहू वही पेपर आपको यहां पर आईबीपीएस पीओ का भी प्रीलिम्स का देखने को मिलता है। और अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं देन यहां पर बदल जाती हैं कुछ चीजें। जैसे यहां पर हमारा रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट आपको मिलते हैं, वहां पर मिनट कम मिल रहे थे। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसके 40 मार्क्स होते हैं, 40 मिनट। अब कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हो जाते हैं, कुछ 1 नंबर के हो जाते हैं। क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, और यहां पर 45 मिनट का आपको टाइम अलॉट किया जाता है। जीए के आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मिलते हैं, जिसमें आपको 35 मिनट का, यानी ओवरऑल हम बात करें तो 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम अलॉट किया जाता है। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद आपका तुरंत डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे 25 मार्क्स के होते हैं, और यहां पर हमारा 30 मिनट्स का आपको टाइम यहां पर दिया जाता है। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लेटर राइटिंग और ऐसे आपका आता है, जिसको आप सिलेक्ट करके लिख सकते हो। टॉपिक्स काफी सारे आते हैं, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करने होते हैं, एक एक, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेम टू सेम वही है कि इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का है, और लास्ट में ये जो है इसकी कट ऑफ जो आपका मेन स्कोर कार्ड बनता है ये 100 में बनता है, और जिसमें 80 जो वेटेज है ये हमारे मेंस का एग्जाम का होता है, और जो 20 वेटेज है वो हमारे इंटरव्यू का होता है। यानी 20 को 100 के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं और 80 को मेंस के एग्जाम के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्वांट में अगर हम बात करूं तो सिलेबस में नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी सारा आप देख पा रहे हो। रीजनिंग का ये सिलेबस रीजनिंग का आपको देखने को मिल जाता है। इंग्लिश में आपको यह सिलेबस देखने को मिल जाता है, जिसमें रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको एडिटोरियल का सेशन भी करना चाहिए। कंप्यूटर का एप्टीट्यूड में ये है हमारा, और जीए में हमारी मैक्सिमम अगर हम देखें तो करंट अफेयर देखने को मिलती है। तो करंट अफेयर आपका एक मेजर स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें कि हम सिलेक्ट हो कैसे, तो सबसे पहले तो जरूरी है हमारी स्टडी। पहले तो हमें प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्टडी। एंड सेकंड होते हैं हमारे मॉक टेस्ट,
ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो प्रॉपर क्लास करो, फिर अपने आप को जज करो, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम देने नहीं जाया जाता, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम बच्चे कहते भी है मॉक टेस्ट से सिलेक्शन होता है, और होता भी है जनरली, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओले बोर्ड की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, और मॉक टेस्ट तो बेस्ट ओले बोर्ड का है, इसके लिए भी आप ओले बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी क्लासेस है सारे के सारे फैकल्टीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, आप पेज में जाके देख सकते हो, भयंकर सिलेक्शन यहां पर हम हमेशा ही कराते हैं। आपको सिंपली ओले बोर्ड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है ओले बोर्ड की, और उसके बाद ओले बोर्ड की एप्लीकेशन में आप हमारा कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो, एलाइट परचेस कर सकते हो। उसके लिए 1 ईयर आपको सब कुछ फ्री हो जाता है, सारे बैचेस फ्री हो जाते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम को फोकस नहीं कर रहे हो तो। और अगर किसी एक को ही फोकस कर रहे हो तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपको यहां से कर लेना, या हमारी YouTube में भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं कहूंगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक कोर्स परचेस कर लेना चाहिए, बिकॉज कोर्स परचेस करते हैं ना तो उसमें प्रॉपर स्टडी हमारी हो पाती है, और इतनी बहुत ज्यादा फीस भी नहीं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट होती है, 2-2.5 हजार रुपए के आसपास, उसमें आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एक बार ही सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो सारा का सारा पैसा हम बोले ना कि 2-2.5 हजार रुपए तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये तो टेलीफोन का जो हमारा मोबाइल होता है ना इसका ही कन्वेंस मिल जाता है हमको वहां पर। ऑलराइट, तो बहुत सारे पर्क्स भी हैं, बहुत अच्छी सैलरी भी है। किसी दिन मैं सैलरी स्लिप लेकर आऊंगा और आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि सैलरी बेसिकली होती कितनी है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी क्वांट में स्पीड कम है तो डेफिनेटली आप कैलकुलेटर के सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो ओले बोर्ड के चैनल में डेली 4 बजे शाम को चलता है, और अपनी स्पीड को एक नई उड़ान दे सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।